द आर्म्स एक्ट 1959। हेलो एवरीवन। हम आर्म्स एक्ट का चैप्टर 4 कर रहे हैं जिसमें पावर एंड प्रोसीजर दिया गया है और ये चैप्टर सेक्शन 19 से 24 बी तक है। सेक्शन 21, डिपॉजिट ऑफ आर्म्स एट्सेट्रा ऑन पोजेशन सीजिंग टू बी लॉफुल। मीन्स जो भी आर्म्स है, एम्यूनेशंस हैं, उनका पोजेशन अगर सीजिंग टू बी लॉफुल हो गया है, मीन्स विधि पूर्ण नहीं रहा, अनलॉफुल हो गया है, तो उन आर्म्स या एम्यूनेशन को डिपॉजिट किया जाएगा। सबसेक्शन 1, any person having in his possession any arms or ammunition, the possession whereof has, in consequences of expiration of duration of a license or of his suspension or revocation of a license or by issue of a notification under section 4 or by any reason whatever, cease to be lawful। मीन्स कोई पर्सन है जिसके पोजेशन में कोई आर्म्स या एम्यूनेशन है और उन आर्म्स या एम्यूनेशन का पोजेशन अनलॉफुल हो गया है, तो कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसमें वो अनलॉफुल हुआ है। फर्स्ट, एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस। मीन्स जो लाइसेंस है उसकी अवधि है, ड्यूरेशन है, वो एक्सपायर हो गया है, या फिर लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, लाइसेंस रिवोक हो गया है, या फिर कोई नोटिस इशू किया गया है सेक्शन 4 में। मीन्स कोई नोटिफिकेशन है स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शंस के जो आर्म्स हैं उनके संबंध में, या फिर कोई भी कारण है जिससे वो जो पोजेशन है अनलॉफुल हो गया है, तो shall without unnecessary delay deposit the same either with the officer in charge of nearest police station or subject to such condition as may be prescribed with a licensed dealer or where such person is a member of armed forces of union in a unit armory। तो वो पर्सन है बिना डिले के, बिना देरी किए हुए उन आर्म्स या एम्यूनेशन को डिपॉजिट करवाएगा। कहाँ करवाएगा? ऑफिसर इंचार्ज के पास, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के हैं, और जो भी कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस के अंडर एक लाइसेंस डीलर को करवाएगा। और अगर वो पर्सन मेंबर है आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन का, तो वो आर्म्स और एम्यूनेशन को यूनिट आर्मरी में डिपॉजिट करवाएगा। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सबसेक्शन, unit armory includes an armory in a ship or establishment of the Indian Navy। मीन्स यूनिट आर्मरी में क्या इंक्लूड है? यूनिट आर्मरी में शिप और एस्टेब्लिशमेंट जो भारतीय नौसेना के हैं वो भी इंक्लूड है। सबसेक्शन 2, where arms or ammunition have or has been deposited under subsection 1, the depositor or in the case of his death his legal representative shall at any time before the expiry of such period as may be prescribed be entitled। मीन्स जो भी आर्म्स या एम्यूनेशन को डिपॉजिट करवाया जा चुका है अंडर सबसेक्शन 1, तो डिपॉजिटर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके LR वो क्या होंगे? एंटाइटल होंगे। शैल बी एंटाइटल होंगे एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। जो भी पीरियड दिया गया है उसके एक्सपायर होने से पहले डिपॉजिटर और उसके LR एंटाइटल होंगे। किस चीज़ के लिए एंटाइटल होंगे? क्लोज ए, to receive back anything so deposited on his becoming entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have the same in his possession। तो वो एंटाइटल होंगे रिसीव बैक, वापस पाने के लिए जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है। कब पाएंगे वो वापस? जब वो एंटाइटल हो जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में एंटाइटल हो जाते हैं या अदर लॉ में एंटाइटल हो जाते हैं उन आर्म या एम्यूनेशन को पोजेशन में रखने के लिए। क्लोज बी, to dispose or authorize the disposal of anything so deposited by sale or otherwise to any person entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have or not prohibited by this act or such other law from having the same in his possession and to receive the proceed of any such disposal। मीन्स वो पर्सन एंटाइटल हो जाएंगे डिस्पोज करने के लिए, बेचने के लिए, वह करने के लिए। ऑथराइज द डिस्पोजल, या किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं बेचने के लिए, वह करने के लिए, कुछ भी। एनीथिंग सो डिपॉजिटेड, जो उन्होंने डिपॉजिट किया है। किस तरह से बेचेंगे? बाय सेल और अदरवाइज, तो इन मैनर से वो बेच सकते हैं, वह कर सकते हैं जो उन्होंने डिपॉजिट किया है। टू एनी पर्सन, किस पर्सन को बेचेंगे? जो पर्सन एंटाइटल है इस एक्ट में या अदर लॉ में, और जो पर्सन प्रोहिबिटेड नहीं है इस एक्ट में या अदर लॉ में आर्म्स या एम्यूनेशन को अपने पोजेशन में रखने के लिए। और टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ एनीथिंग एनी सच डिस्पोजल, तो और वो एंटाइटल हो जाएंगे रिसीव करने के लिए जो भी प्रॉफिट है डिस्पोजल का, सेल का। प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall be deemed to authorize the return or disposal of anything
ऑफ विच कॉन्फिस्केशन हैज़ बीन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 32। मीन्स प्रोवाइजो ये कहता है कि इस सबसेक्शन में किसी भी बात को ऐसे नहीं समझा जाएगा कि वो ऑथराइज़ करे किसी पर्सन को रिटर्न के लिए, डिस्पोजल के लिए, कुछ भी जो उसने डिपॉजिट करवाया है, अगर सेक्शन 32 में कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर डायरेक्ट किया गया है। मीन्स कॉन्फिस्केशन के संबंध में वो पर्सन रिटर्न और डिस्पोजल के लिए हकदार नहीं होगा, एंटाइटल नहीं होगा। सेक्शन 32 में ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि कोई पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है और वो पर्सन किसी आर्म या एमिनेशन के संबंध में, तो आर्म या एमिनेशन को कॉन्फिस्केशन किया जाएगा, जब्त किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया है आर्म या एमिनेशन के संबंध में, तो वो पर्सन रिटर्न और डिस्पोजल के लिए एंटाइटल नहीं होगा। सबसेक्शन 3, all things deposited or not received back or disposed of under subsection 2 within the period therein referred to shall be forfeited to government by order of the district magistrate। मीन्स जो भी थिंग डिपॉजिटेड हैं, जिनको डिपॉजिट किया जा चुका है और जो रिसीव बैक नहीं हुई, जिनका डिस्पोजल नहीं हुआ अंडर सबसेक्शन 2 विद इन पीरियड, तो वो थिंग्स फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएंगी। और किसके ऑर्डर से होंगी? वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएंगी, गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाएंगी। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस नो सच फॉरफिचर शैल बी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए थिंग कवर्ड बाय द लाइसेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। मीन्स सस्पेंशन के केस में अगर कोई लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है तो फॉरफीचर का ऑर्डर नहीं किया जाएगा। जब तक कि सस्पेंशन का पीरियड है तब तक फॉरफीचर का कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 4, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बाय नोटिस इन राइटिंग टू बी सर्व्ड अपॉन द डिपोजिटर और इन द केस ऑफ हिज डेथ अपॉन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रेस्क्राइब मैनर। इसमें सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऑर्डर सबसेक्शन 3 में फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर किया जाता है, उस ऑर्डर को करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोटिस देंगे राइटिंग में डिपॉजिटर को या उसके LR को, रिक्वायर टू हिम टू शो कॉज विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस वाई द थिंग स्पेसिफाइड इन नोटिस शुड नॉट बी फॉरफिटेड। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिक्वायर करेंगे डिपॉजिटर से या फिर उसके LR से कि वो शो कॉज दें, कारण बताएं 30 दिन के भीतर। जब नोटिस दिया गया है उसके बाद में 30 दिन के भीतर वो कारण बताएं कि क्यों जो थिंग स्पेसिफाइड की गई है नोटिस में उनको फॉरफिट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में डिपॉजिटर को या उसके LR को कारण बताने के लिए कि जो थिंग स्पेसिफाइड है उनको फॉरफिट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सबसेक्शन 5, आफ्टर कंसीडरिंग द कोज इफ एनी शोन बाय डिपॉजिटर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट। मीन्स जो भी कारण दिए हैं डिपॉजिटर ने, LR ने, उन पर विचार करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे जैसा भी वो ठीक समझें। सबसेक्शन 6, the government may at any time return to the depositor or his legal representative things forfeited to or the proceed of disposal thereof wholly or in part। तो गवर्नमेंट है जो रिटर्न करेंगे डिपॉजिटर को या फिर उसके LR को जो भी थिंग्स उन्होंने जब्त की है, सीज की है, और रिटर्न करेंगे प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल, जो भी प्रॉफिट हुआ है डिस्पोजल का वो रिटर्न करेंगे पूरी तरह से या भाग में। तो ये है सेक्शन 21। ये सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस सेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।